गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बहुत नमस्कार। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही है, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो एक बार कमेंट करके बताएंगे अगर माहौल बिल्कुल ठीक चल रहा है तो। प्रभाकर, सत्येंद्र कुमार, रोकी, हेमेंद्र, रंजीत, निखिल, ऋषि, राहुल, अनुराग, स्नेहा, अपडेट हो गया ना भाई? आज एप्लीकेशन में भी चेक कर रहा था कि आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले कि मैंने कल क्या पढ़ाया, तो अपडेट मांगा, एप्लीकेशन ने अपडेट किया तो सब कुछ स्मूथ चल रहा है। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें ठीक हो गई होंगी, है ना। बाकी अगर कुछ हल्का फुल्का इशू है तो मैंने कहा था कि 2-3 दिन लगेंगे, उसमें सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो बाकी जो है अपडेट आ गया है, ठीक है। और 1-2 दिन के अंदर फिर यूट्यूब फॉर्मेट वाला जो है सिस्टम, ये वाला भी चेंज हो जाएगा। तो अभी आपको थोड़ा सा सब्र रखना है। थोड़ा सर्वर का काम जब कंप्लीट होगा ना, तो फिर दूसरे जो अपना प्राइवेट सर्वर होगा उससे क्लास चलेगी, है ना। अभी जैसे चल रही है वो वैसे चलती रहेगी, और छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा ठीक हो जाएंगी। सुप्रभात भाई, हेमंत कुमार मीना, सुप्रभात सभी को, नमस्कार। अच्छा, आज की जो क्लास है इसमें अब मैंने कहा था कि हिट की हम एंडिंग की तरफ चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 2-3 चीजें बची हैं। एक थर्मल एक्सपेंशन, तापीय विस्तार, और थर्मोडायनामिक्स के ऊष्मागतिकी के नियम। ये 2-3 बातें मुझे आपको बतानी है। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे हम थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, तापीय विस्तार, तापीय विस्तार, थर्मल एक्सपेंशन, तापीय विस्तार, ठीक है। बेटा जैसे हमें पता है कि अगर हम किसी वस्तु को हीट देंगे तो हीट देने से चीजें फैलती हैं, एक्सपेंड करती हैं। तो हीट देने से जो एक्सपेंशन होता है, जो फैलाव होता है, उसके बारे में हम क्लास में बात करने वाले हैं, ठीक है। भाई कुछ बच्चे कितने मूर्ख हैं, कहने के बाद भी डाउनलोड का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा। भाई कल भी बताया था क्लास में, फिर आज फिर पागल वाली बातें कर दी आती है। और शुरू में बताया मैंने, भाई एप्लीकेशन पे काम चल रहा है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगी चीजें। लेकिन बस अपनी मूर्खता दिखानी है, एक ही कमेंट को बार बार करना है क्लास में। पढ़ने लिखने से मतलब तो है नहीं, बस इन चीजों में ज्यादा ध्यान है। ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, पेपर कब होगा, कब डाउनलोड आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताया था कल पूरी चीजें, ठीक है। तो जगह सर आप जो कल बताए थे उससे सेट में 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, मतलब एक आता इतना धुरंधर है, आते ही वो कहता कि मास्टर जी सुबह सुबह क्लास ले रहे हो 7 बजे, तो भाई नींद का माहौल रहता है, पहली क्लास भी है, फ्लो भी नहीं बना होगा, तो मैं आके ऐसा कमेंट कर देता हूँ ताकि टीचर की नींद भी उड़ जाए एकदम से और फुल जोश में आ जाए। तो उन्हें इस तरह की हरकतें क्लास में करनी है, तो उन्हें लगता है कि वो भलाई का काम कर रहे हैं वो। तो उनके लिए स्वर्ग में एक सीट पक्की हो चुकी है, इतना बढ़िया भलाई का काम किया कि मान जाओ, एक ही लाइन को बार बार मत लिखा करो। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं थर्मल एक्सपेंशन में, तापीय विस्तार में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर एक्सपेंशन की। लीनियर एक्सपेंशन, इसे हम कहते हैं रेखिक प्रसार या रेखिक विस्तार। रेखिक प्रसार या रेखिक विस्तार, प्रसार या विस्तार में से कोई एक चीज लिख देगा। देखो लीनियर एक्सपेंशन क्या है, अगर आप लीनियर एक्सपेंशन समझ गए, रेखिक प्रसार अगर आप समझ गए, तो आप एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। अगर देखना रेखिक प्रसार पाते हम, यहां देखो, जैसे बेटा मेरे पास में मान लो एक एक ये छड़ है, एक रोड है, और इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो L है। ध्यान समझना। अब मान लो कि मेरे पास में एक रोड थी, एक छड़ थी, उसकी जो ओरिजिनल लंबाई है, जो एक्चुअल में लेंथ है, वो कितनी है, उसकी L है। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा हीट दी, उष्मा दी, तो हीट देने से क्या होगा, ये जो छड़ है ये एक्सपेंड कर जाएगी, फैल जाएगी, प्रसार होगा। तो लंबाई कितनी होगी इसकी, मान लो कि L डैश। तो बेटा इसकी जो लंबाई में जो चेंज हुआ, लंबाई में चेंज कितना होगा, आप कहेंगे सर लंबाई में चेंज होगा, फाइनल लंबाई में से इनिशियल लंबाई घटा दो, ये चेंज होगा। अब मुझे समझना है क्लास के अंदर कि अगर मेरे पास में छड़ की लंबाई L से अगर L डैश हो जाए, लंबाई में जो चेंज आएगा, तो ये चेंज किस बात पर डिपेंड करेगा, है ना। अब देखो एक बात समझना आप, अगर मैं आपसे कहूं कि जो लंबाई में जो चेंज होगा ये, तो आप कहेंगे चेंज किस पर डिपेंड करेगा। भाई आप कहेंगे सर ये चेंज इस बात पर तो 100% डिपेंड करेगा कि आपने टेम्परेचर में कितना परिवर्तन किया। भाई मान लो कि ये छड़ थी, इसका पहले टेम्परेचर था 20 डिग्री, आपने हीट देके 20 से 21 डिग्री टेम्परेचर कर दिया, तो क्या कोई छड़ का तापमान 20 से 21 करने पे बहुत ज्यादा फैल जाएगी, वो नहीं। उसका शुरू में तापमान 20 था, मान लो किसी मेटल की छड़ है और आपने टेम्परेचर कर दिया 150, तो 20 से 150 को फैलने की संभावना ज्यादा रहेगी। नहीं, ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा ही करेगा कि लंबाई में जो चेंज है वो किस पर डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर में आपने कितना चेंज किया। दूसरा आप कहेंगे सर इसकी लंबाई में जो चेंज होगा वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि भाई शुरुआत में ओरिजिनल लंबाई कितनी थी। पचला शुरुआत में छड़ ही 4 सेंटीमीटर की थी,
तो जो 4 सेंटीमीटर की जो छड़ थी वो फैल के 50 सेंटीमीटर की तो हो नहीं जाएगी। जो छड़ है वो 450 की होगी, लेकिन पहले से छड़ की लंबाई 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर वाली तो 50-100 मीटर भी फैल सकती है। तो ओरिजिनल लंबाई कितनी है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो छड़ की लंबाई में कितना परिवर्तन होगा, लेंथ में कितना परिवर्तन होगा, वो तापमान में कितना चेंज किया गया उस पर डिपेंड करेगा। ओरिजिनल लंबाई, शुरुआत में लंबाई कितनी थी छड़ की, उस पर डिपेंड करेगा। और साथ में इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि छड़ किस मेटेरियल की है, ये लोहे की है कि तांबे की है, किसकी है। हर एक जो छड़ है हर एक मेटल की बराबर नहीं फैलती। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप एक सौ लिखेंगे अल्फा। अल्फा है मेटेरियल के लिए कि किस मेटल की आपने छड़ बनाई है। यानी किसी भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एक छड़ है उसे हीट दी गई तो उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होगा वो किस किस बात पर डिपेंड करेगा। तो लंबाई में परिवर्तन डिपेंड करेगा कि ओरिजिनल लंबाई क्या थी, तापमान में आप कितना परिवर्तन कर रहे हैं, कितना टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, और वो किस मेटल की बनी हुई है। तो बेटा यहाँ पे जो एल है वो क्या है, इसकी ओरिजिनल लेंथ, वास्तविक लंबाई या प्रारंभिक लंबाई भी कह सकते हैं आप, किस इनिशियल लेंथ, वास्तविक लंबाई। डेल्टा टी क्या है कि आपने तापमान में कितना चेंज किया, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। जो अल्फा है किसके लिए आया, मेटेरियल के लिए, इसे हम कहते हैं अल्फा को कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हम कहते हैं रैखिक प्रसार गुणांक, रैखिक प्रसार गुणांक। ठीक है, तो अब दोबारा समझना, मैंने कहा कि किसी छड़ को जब हम हीट देंगे, उष्मा देंगे, तो उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होगा डेल्टा एल, लंबाई में जो परिवर्तन है वो ओरिजिनल लंबाई पर डिपेंड करेगा, तापमान में कितना परिवर्तन डिपेंड, कितना चेंज किया उस पर डिपेंड करेगा, और मेटेरियल कौन सा उस पर डिपेंड करेगा। इस अल्फा को टेक्निकली हम लिखते हैं रैखिक प्रसार गुणांक। अब आपको यहाँ पे मुझे क्वेश्चन ये बताना है कि जो रैखिक प्रसार गुणांक है अल्फा, इसका ऐसा यूनिट क्या होगी, इसका ऐसा मात्रक क्या बनेगा। हम्म, बताओ। तो बच्चा बताएगा कि जो अल्फा है इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी, अल्फा का ऐसा ही मात्रक। एक बच्चा कह रहा है जिसका मात्रक ही नहीं होगा, भाई मात्रक है इसका, अल्फा जो है इसका मात्रक है। देखो बेटा, आपको पता है कि लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में। तो लंबाई में जो परिवर्तन होगा वो मीटर में आएगा। भाई लंबाई मान लो कि 5 से 6 मीटर हो गई, तो परिवर्तन कितना, 1 मीटर का परिवर्तन भी तो मीटर में आएगा। तो मीटर से मीटर तो कट जाएगा। टेम्परेचर में चेंज किस में नापेंगे, ऐसा यूनिट के लिए, तापमान के लिए होता है केल्विन, तो केल्विन जाएगा इधर। तो जो अल्फा है इसका जो यूनिट बनेगी वो बनेगी 1/केल्विन। तो इसकी जो ऐसा यूनिट बनेगी वो बनेगी 1/केल्विन। ठीक है, या आप इसे भी लिख सकते हैं केल्विन इनवर्स। केल्विन ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो केल्विन इनवर्स या 1/केल्विन इसकी यूनिट बनेगी। ये हिसाब पर केल्विन भी कह सकते हो, तो उसका मात्रक है 1/केल्विन या केल्विन इनवर्स। ठीक है, 1/डिग्री सेल्सियस भी इसकी एक यूनिट है, पर वो ऐसा यूनिट नहीं है, क्योंकि एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम में टेम्परेचर की जो यूनिट हम यूज करते हैं वो केल्विन होती है, ना कि डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नाप रहे हैं तो मात्रक डिग्री 1/डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, पर मैंने अभी ऐसा यूनिट की बात की। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज, अब अगला जो पॉइंट है एरियल एक्सपेंशन, क्षेत्रीय प्रसार। अभी आपके लिए समझना आसान रहेगा। देखो बेटा, मान लो कि मेरे पास में एक प्लेट है ये, और इस प्लेट का जो एरिया है वो है ए। इस हमने हीट दी, तो हीट देने से हर एक चीज फैलती है, एक्सपेंड करती है। तो ये जो प्लेट है ये भी फैल के एक्सपेंड कर जाएगी। तो इसका जो एरिया है मान लो कि हो गया ए डैश। अब इसके एरिया में जो परिवर्तन हुआ, यानी कि ए डैश माइनस ए, एरिया में परिवर्तन यानी कि फाइनल एरिया में से इनिशियल एरिया घटा दो। तो जो एरिया में जो चेंज हुआ वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, आपको सर बिल्कुल पहले की तरह कि इसके एरिया में कितना चेंज होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा ही कि आपने तापमान में कितना चेंज किया। प्लेट का तापमान 20 से 22 किया है कि 20 से 150 किया है। दूसरा, इसका ओरिजिनल एरिया, शुरुआती एरिया कितना था उस पर डिपेंड करेगा। तीसरा, प्लेट का मटेरियल क्या है, तो यहाँ पे बेटा मटेरियल लिखते हैं बीटा। तो एरिया में जो चेंज होगा वो होता है बीटा ए एल, बीटा ए डेल्टा टी। यहाँ पे ए का मतलब क्या, वही ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया, वास्तविक क्षेत्रफल या प्रारंभिक क्षेत्रफल, वास्तविक क्षेत्रफल। डेल्टा टी क्या है बेटा, तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में
परिवर्तन। और बीटा क्या है, इसे बेटा बीटा को हम लिखते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये तो ओरिजिनल एरिया है, ये एरिया में कितना चेंज है वो है, और ये क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। यहाँ पे जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, अगर मैं इसकी एसआई यूनिट निकालूं तो इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई मात्रक क्या आएगा, ये आपको बताना है। ये बताओ, करो ये। वीडियो डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा, ऐप सही से काम क्यों नहीं चल रही, इस बारे में हम बात कर चुके हैं, हो जाएगी 1-2 दिन में। और ऐप को अपडेट कर लेना, जिन्होंने अपडेट किया उनका तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, अपडेट करते ही बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बाकी जो बची हैं छोटी मोटी वो 1-2 दिन में हो जाएंगी। एप्लीकेशन में भी काम चल रहा है। ठीक है, देखो अब इसका बेटा ऐसा यूनिट भी सेम यही आएगा, 1/केल्विन आएगा इसका भी। देखो कैसे, एरिया को नापते हैं मीटर स्क्वायर में, तो एरिया में जो चेंज है वो भी मीटर स्क्वायर में आएगा, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। तापमान में चेंज को हम नापेंगे केल्विन में, इधर जाएगा तो 1/केल्विन, तो इसकी जो ऐसा यूनिट बनेगी वो भी बनेगी 1/केल्विन, या आप इसे कह सकते हैं केल्विन इनवर्स। यानी पेपर में चाहे रेखिक प्रसार गुणांक पूछे, चाहे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक पूछे, चाहे अल्फा पूछे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, चाहे बीटा पूछे कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, दोनों का जो ऐसा मात्रक है अल्फा और बीटा का 1/केल्विन है। एक ऑप्शन वो जरूर लिखेगा यूनिट लेस मात्रक, उस पर टिक मत लगा देना। ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, चाहे बीटा पूछे कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, दोनों का जो ऐसा मात्रक है अल्फा और बीटा का 1/केल्विन है। एक ऑप्शन वो जरूर लिखेगा यूनिट लेस मात्रक, उस पर टिक मत लगा देना। तो जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है वो 1/केल्विन के बराबर होता है, और रेखिक प्रसार गुणांक भी 1/केल्विन के बराबर ही होता है। ये और क्या पूछता है वो, कि जो चेंज है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। अब आते हैं हम तीसरे पे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, सब कहते हैं आयतनिक प्रसार। आयतनिक प्रसार, इससे बेटा मान लो कि मेरे पास में गोला है, ठीक है, मेरे पास में एक गोला था, इससे मैंने कुछ हीट दी, इस गोले का जो वॉल्यूम है, जो आयतन है वो बढ़ गया। ठीक है, मेरे पास में जो गोला था ये, इसका वॉल्यूम मान लो पहले था v, अब हो गया v डैश। अब इसके वॉल्यूम में जो चेंज होगा, वॉल्यूम में चेंज क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में चेंज किस पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल अगर आपने शुरू के 2 केस पढ़े तो आप समझ जाओगे। एक तो वॉल्यूम में चेंज डिपेंड करेगा कि तापमान में कितना चेंज कर रहे हैं, दूसरा ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, और तीसरा गोले का मेटल कौन सा है। मेटल के लिए यहाँ पे लिखते हैं हम गामा। तो यहाँ पे इन तीनों का मतलब क्या है, v का मतलब वही है ओरिजिनल वॉल्यूम या इनिशियल वॉल्यूम, वास्तविक आयतन, शुरुआत में गोले का आयतन कितना था, ठीक है, डेल्टा टी वही है चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। और गामा को बेटा हम यहाँ पे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, आयतनिक प्रसार गुणांक। अब देखो बेटा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, अगर आप इसके भी यूनिट निकालेंगे तो देखो वही आएगी 1/केल्विन ही। भाई वॉल्यूम किस में नापते हैं, मीटर क्यूब में, वॉल्यूम में चेंज भी नापेंगे मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया तो टेम्परेचर के लिए होगा केल्विन, तो 1/केल्विन आएगा इसका भी। तो कोई सा भी हो, कोफिशिएंट ऑफ एरियल हो, लीनियर हो या वॉल्यूमेट्रिक, इन तीनों का जो हमने देखा है ऐसा यूनिट क्या बन रही है, 1/केल्विन। ये वही आप कह सकते हैं कि केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का मतलब क्या है। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, एरियल या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, तीनों के जो डायमेंशन है, यूनिट जो है वो सेम है, 1/केल्विन ही है। दूसरी चीज, ये बेटा जो अल्फा बीटा गामा है, इनमें एक रिलेशन याद रखना, अल्फा बाई 1 इजगल टू बीटा बाई 2 इजगल टू गामा बाई 3। ये अल्फा बीटा गामा में रिलेशन है। तो अगर कई बार आपसे पूछ सकता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन है, जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, वो रेखीय प्रसार गुणांक का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का कितने गुना है, 2 गुना। अगर आप यहां से निकालेंगे तो बीटा जो है अल्फा कितना गुना आएगा, 2 गुना। ऐसे अगर आप ये गामा निकालेंगे, ये कितना गुना आएगा, आप कहेंगे सर गामा जो होगा वो अल्फा का 3 गुना होगा। तो यहां से अगर पूछ लेगा कि बीटा गामा में क्या रिलेशन है, कि 2 गुना गामा का 3 गुने बीटा के बराबर होगा, तो ऐसा आप यहां पे निकाल सकते हैं।
तो अल्फा बाई 1 इजल टू बीटा बाई 2 इजल टू गामा बाई 3, ये आपको रिलेशन याद रखना है। अब यहां से मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं। अब आपका टेस्ट होगा स्टार्ट। एक तो फिजिक्स 1-2 हमें लेना है, एक लेना है हमें क्रांति। क्रांति करेंगे अभी हम 1-2, ठीक है। देख रहे हो माल इंपोर्ट हो रहा है, देख रहा है कि इंपोर्टिंग फाइल, इंपोर्टेड मेटल पढ़ाया जा रहा तुम्हें, इंपोर्ट करा गया है ये भी। अब इसमें एक्साइज ड्यूटी वगैरह देनी है, फिर ठीक हो जाएगा ना ये। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, आसानी है ये करना है। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। करा के रैखिक प्रसार लीनियर एक्सपेंशन किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल लंबाई पे, तापमान में चेंज पे और मटेरियल पे। भाई लीनियर एक्सपेंशन क्या है कि लंबाई में कितना चेंज होगा, अभी मैंने आपको बताया, कोई इन तीनों फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो आंसर क्या बनेगा? डी। ये करना करता तो आंसर क्या बनेगा? डी। ये करना ये करो। भाई क्वेश्चन का नंबर भी लिखा करो, खाली बी डी मत लिखा करो। युग, मनीष, अंश, ऋषि, आदित्य, सुनील, विक्की, जाट, सुनील कुमार करते रहो। कू कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इज दैट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। रैखिक प्रसार का गुणांक क्षेत्रफल प्रसार गुणांक का कितना है? देखो अभी हमने आपको बताया अल्फा बाई 1 इजल टू बीटा बाई 2। तो लीनियर एक्सपेंशन रैखिक प्रसार में और क्षेत्रीय प्रसार में रिलेशन पूछ रहा है। तो कह रहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी कि अल्फा, वो कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन कितना है बेटा? आधा है, हाफ है। भाई क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का दुगुना है, लेकिन रेखीय प्रसार गुणांक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन तो कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन का आधा ही है। जिन्होंने हाफ लिखा उनका ठीक है, बाकी गलत है। समझ रहे बात को? आप बहुत सारे बच्चे दुगने पे टिक लगा जा रहे हैं। भाई उसने पूछा कि जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो कितने गुना है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन का वो आधा है। ठीक, एक क्वेश्चन ये है, एक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड एरियल एक्सपेंशन द्रव्यों के लिए रेखिक और क्षेत्रीय प्रसार के गुणांक को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि जैसे अभी हम सॉलिड के लिए कर रहे थे ना कि छड़ की लंबाई में चेंज आया और क्षेत्रफल में चेंज आया, वॉल्यूम में चेंज आया, कह रहा है कि ये चीज हम वो लिक्विड के लिए क्यों नहीं हम डिफाइन कर सकते? बेटा वजह यह है कि लिक्विड डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप। लिक्विड जो है ना, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। अगर आपने मान लो कि आपके पास पानी है, उस पानी को आप गिलास में डालोगे तो गिलास की शेप ले लेगा, थाली में डालोगे तो थाली की शेप ले लेगा, उसे अगर आप डालोगे कुकर में कुकर की शेप ले लेगा। तो एक डेफिनेट शेप ना होने की वजह से ऐसा है, ठीक है। तो 26वें का आंसर आएगा बी। अब यहां पर हम एक क्वेश्चन ये करना है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। ये राहुल के आस करते रहो ये। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है डायमेंशन, भाई आज ही पढ़ा हमने। जो रैखिक प्रसार गुणांक है, इसके भी आप यहाँ पे यूनिट से समझो। आपकी क्लास में मैंने यूनिट और डायमेंशन पढ़ा दिया गया, एक बार बताना मुझे। आपकी क्लास में हो गया ना यूनिट और डायमेंशन? हो गया जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, इसकी यूनिट क्या है? 1 अपॉन केल्विन। और हमें पता ही है कि उसके हम डायमेंशन लिखेंगे, तो डायमेंशन के लिए क्या करते हैं? केल्विन की जगह के या थीटा लिखते हैं, तो उसने के लिख दिया, तो डायमेंशन हो जाएगी केल्विन की पावर -1। इसकी भी डायमेंशन क्या है? केल्विन की पावर -1 ही है। तो ए और बी दोनों करेक्ट हैं। ए है, यूनिट डायमेंशन नहीं हुआ है। अगर यूनिट डायमेंशन नहीं हुआ है तो आप सीधा इतना याद रखो
कि अभी ये मान लो कि आप इनका मात्रक पूछ रहा है, तो रैखिक प्रसार गुणांक जो है इसका मात्रक होता है 1/केल्विन, यानी केल्विन इनवर्स। तो केल्विन इनवर्स ही लिखा है, बस यहाँ पे केल्विन की जगह के लिख दिया सिंबल, ये भी केल्विन इनवर्स है, तो दोनों का ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ये करना। कह रहा बिलो इज ए स्टेटमेंट ए एंड ए रीजन आर। आर कह रहा है कि नीचे कथन ए और एक कारण आर लिखा है, तो कथन जो बेटा लिखा है वो लिख रहा है कि पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतर छोड़ दिया जाता है, लेफ्ट ए स्मॉल गैप बिटवीन ट्रैक्स, यानी कि जो रेलवे ट्रैक की बात कर रहा है, जो रेलवे की जो पटरियां होती हैं, कह रहा है कि उनके बीच में एक छोटा सा अंतर छोड़ देते हैं। इसका रीजन लिख रहा है कि ऐसा क्यों करते हैं, कह रहा है कि आयरन स्प्रेड इन समर, गर्मियों में लोहे का प्रसार हो जाता है। तो आप ये देख के बताओ कि इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। निखिल, अभिषेक, राम बालक, कु, ऋषि, अंकुल कुमार, मिस रिया, नवीन जी, आदित्य, बिहारी बाबूजी, विक्की जाट, सभी का बहुत सुंदर आंसर आया। भाई हमें पता है कि ट्रेन की जो पटरी होती हैं, जहां पर हम जोड़ लगाते हैं वहां पर हल्का सा गैप छोड़ देते हैं। उसकी वजह यह है कि भाई जो मेटल होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं, फैलते हैं, तो पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतर छोड़ते हैं, ये बात भी सही है। और ये लोहा ये फैलता भी है, तो हम बोलेंगे ए और आर दोनों ट्रू हैं, और जो आर है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ये करेगा कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 7। कह रहा है कि केल्विन पैमाने पर कमरे के तापमान की माप क्या है। बेटा जो रूम बेटा जो रूम टेम्परेचर है, कमरे का तापमान, उसे हम लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो पूछ रहा है केल्विन में, तो केल्विन के लिए 273 जोड़ दो, तो 298 केल्विन आ जाएगा, 298 केल्विन। यानी आंसर क्या बनेगा इसका, 7वें का बी। तो जिनका बी है उनका ठीक है, बाकी अपना देख लेना गलत है। हम्म, और तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा इसमें जो डिस्कस किया जाए। ठीक है, अब आते हैं मैडम एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का, उसके ऊपर। उससे पहले आपको ये बताना है, क्वेश्चन मेरे ये है आपसे कि बेटा हमारे पास एक मेटल की शीट है, ये मेटल शीट, धातु की चादर, ठीक है। और इस मेटल जो शीट है इसके अंदर एक होल है, एक छेद है। ये कह रहा है कि एक मेटल की शीट है, इसके अंदर एक सर्कुलर होल है, ठीक है। तो ये मेटल की शीट थी, इसके अंदर एक छेद है जिसकी रेडियस है आर। तो पेपर में ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये आपने प्रीवियस ईयर में देखा भी होगा। अगर किसी मेटल की शीट में, किसी धातु की चादर में अगर एक सर्कुलर होल हो और इसे हम गर्म करें, जब हम इसे हम गर्म करेंगे धातु की चादर को, तो जो सर्कुलर होल है इसका साइज जो है बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। रूम टेम्परेचर बच्चा कह रहा है 27 बताया, तो बेटा रूम टेम्परेचर हम 27 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं न्यूमेरिकल में, क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 300 केल्विन, तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहती है, 298 केल्विन से थोड़ी सी मुश्किल रहती है। देखो बेटा, अगर आपके पास में कोई मेटल शीट है, अगर आप उसे गर्म करोगे ना, तो गर्म करने पर जो अंदर ये सर्कुलर होल है इसका जो साइज है ना वो इंक्रीज करेगा। तो कोई भी सॉलिड जो है वो ऐसे गर्म होता है कि उसके में अगर आप दो पॉइंट लें, दो अपोजिट पॉइंट लें, तो इनके बीच की दूरी बढ़ती है। तो मान लो कि मेरे पास में एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, जिसे हम गर्म करेंगे ना, ये पॉइंट भी दूर भागेगा, ये भी दूर भागेगा। भाई हीट देंगे तो प्लेट तो फैलेगी ना, एक्सपेंड करेगी, तो ये वाला पॉइंट भी दूर जाएगा, ये भी दूर जाएगा, ऐसे इधर से ये भी दूर जाएगा, ये भी दूर जाएगा। तो पूरा का पूरा जो सर्कुलर होल है इसका जो साइज है वो इंक्रीज करेगा।
तो मान लो कि पहले साइज ये था, तो अब साइज बढ़ के इतना हो जाएगा। तो अगर जब हम किसी इसे हीट देंगे, तो हीट देने पर जो अंदर सर्कुलर होल है, इसकी रेडियस जो है वो इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। रेडियस इंक्रीज करेगी, मान लो रेडियस से भी 2 मीटर क्या होगी, 2.5 की, तो यानी इसका जो साइज है वो भी बढ़ेगा। तो आपसे पूछ ले कि जो सर्कुलर होल है उसका एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा, उसकी रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी, या सिंपली साइज लिख दे तो भी हम क्या बोलेंगे, बढ़ेगी। ठीक है, नहीं, कोई भी मेटल शीट जब फैलती है, ये मेटल शीट जब फैल रही होगी, वो बेटा जैसे आप जब हीट दोगे ना, तो ये ऐसे एक्सपेंड करेगी बाहर की तरफ को। और ये जितने भी अप पॉइंट है, जो मैंने कहा कि सॉलिड गर्म होता है कि दो अपोजिट पॉइंट जो हैं उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज करती है, तो ये भी बाहर की तरफ को भागेगा, ये भी बाहर की तरफ को भागेगा। ये ऐसे एक्सपेंड नहीं होगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट नजदीक आए, एक्सपेंड करता है। मैं बच्चों को बताता भी हूँ, इसका फैक्ट्रियों में यूज किया जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मान लो कि दो लोहे के पार्ट्स एक दूसरे के अंदर फिट करने हैं, और इसका साइज और उसका साइज लगभग सेम है, ये वाला पार्ट इसके अंदर नहीं जा रहा, तो क्या करते हैं, इसे भट्टी में गर्म करेंगे ताकि ये थोड़ा सा साइज जो है इसका फैल जाए, एक्सपेंड कर जाए। अब ये वाला पार्ट इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा सा साइज जो है इसका फैल जाए, एक्सपेंड कर जाए। अब ये वाला पार्ट इसके अंदर डाल देंगे, ठंडा होकर इसे जकड़ लेगा, तो अच्छे से पकड़ लेगा। तो याद रखना, किसी मेटल शीट को हम गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो सर्कुलर होल है उसकी रेडियस बढ़ेगी या उसका साइज इंक्रीज करेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये आपको बताना है। एक तांबे के तार को मोड़ा जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जब इसका तापमान बढ़ाया जाता है तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, ये करो। बड़े से गर्म करेंगे आप। आपके घर में ट्राई भी करना आज, अपने घर में कोई तार छील के एक तांबे का तार लेना ऐसे, ठीक है, और इस तांबे के तार को ऐसे थोड़ा मोड़ लेना, और यहाँ चिमटे से पकड़ के इसे गैस के ऊपर रखना। जब ये गर्म होगा ना, आपको दोनों पॉइंट दूर दूर भागते हुए दिखेंगे। मैंने क्या कहा था, जब किसी सॉलिड को हम गर्म करते हैं तो ऐसे गर्म होता है कि दो अपोजिट पॉइंट के बीच की दूरी बढ़े, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दूर भागेंगे, ये पॉइंट दूर भागेंगे, ये और ये भी दूर भागेगा। तो अगर आप अपने घर में ऐसे एक तार ले लें, चिमटे से पकड़ के गैस के ऊपर रखेंगे, तो अगर वो ऐसे था ना तार, थोड़ी देर में देखना वो ऐसे आपको फैलता हुआ दिखाई देगा ऐसे, तो ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसे ध्यान रखना, इंक्रीज। ठीक, तो बच्चे क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि गर्म पिंड न्यूटन के शीतलता के नियम का अनुसरण करता है। बेटा न्यूटन का लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन का नियम क्या बताया था मैंने, कि कोई वस्तु के ठंडे होने की दर, कोई वस्तु ठंडी पड़ेगी तो ठंडे होने की दर वस्तु और वातावरण के ताप के अंतर के समानुपाती होती है। तो कह रहा है कि पिंड का तापमान एवं सम आरेख दिखाया गया है। भाई एक चीज बताओ, जब कोई वस्तु ठंडी होती है उसका टेम्परेचर गिरता है, तो टेम्परेचर उसका जो गिरता है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वस्तु और कमरे के तापमान में कितना अंतर है। तो शुरुआत में अगर वस्तु 100 से 90 पहुंची 2 मिनट में, तो 90 से 80 कहा था मैंने कि 2 मिनट से ज्यादा लगेंगे, फिर 80-70 और अधिक समय लगेगा। और वो टाइम बिल्कुल ऐसा तो होगा नहीं कि टेम्परेचर बिल्कुल लीनियरली गिर रहा है, नहीं, ये तो गलत हो गया। भाई एक चीज बताओ, भाई समय के साथ ऐसा तो अगर ऐसा होता, इसका टेम्परेचर शुरुआत में इतना है, गिर के ये पहुंच गया, लेकिन ऐसा होता कि अगर 100 से 90 होने में 2 मिनट लग रहे हैं, तो 90 से 80 होने में 2 ही मिनट लग रहे हैं, फिर तो ये वाला ग्राफ हमारा सही हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, जब कोई वस्तु ठंडी होने लगती है तो जैसे कमरे के तापमान के नजदीक पहुंचेगी, तो अब वो पहले के मुकाबले स्लो रेट से गिरती है। तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया। ये भी गलत हो गया कि भाई टेम्परेचर उसका पहले तो कह रहा बढ़ रहा है फिर गिर रहा है। जब कोई वस्तु ठंडी होगी तो लगातार उसका तापमान गिरेगा ही। हमारा आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, कि मान लो शुरुआत में टेम्परेचर कुछ था हाई और गिर के हो गया ये, तो जब कोई वस्तु ठंडी होगी तापमान तो उसका गिरेगा, लेकिन वो बिल्कुल एकदम एक ही रेट से नहीं गिरेगा, वो कैसे होगा, धीरे धीरे गिरेगा। तो आंसर बनेगा इसका डी ऑप्शन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये बता रहा है कि एक टाइम ऐसा भी आएगा, मान लो कि टेम्परेचर गिर रहा है, मान लो कोई टेम्परेचर ये था, फाइनल टेम्परेचर ये, नहीं कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि दोनों तापमान सेम ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हमारा आंसर बनेगा इसमें डी ऑप्शन। तो इसे याद रखना, न्यूटन का जो शीतलन का नियम है उसमें टेम्परेचर समय के साथ कैसे गिरता है उसका ग्राफ आप ध्यान रखेंगे, कुछ इस शेप का आएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये बता रहा है कि एक टाइम ऐसा भी आएगा, मान लो कि टेम्परेचर गिर रहा है, मान लो कोई टेम्परेचर ये था, फाइनल टेम्परेचर ये, नहीं कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि दोनों तापमान सेम ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हमारा आंसर बनेगा इसमें डी ऑप्शन। तो इसे याद रखना, न्यूटन का जो शीतलन का नियम है उसमें टेम्परेचर समय के साथ कैसे गिरता है उसका ग्राफ आप ध्यान रखेंगे, कुछ इस शेप का आएगा। ठीक है, अब जहां पे हम शुरुआत में थे वापस आ जाते हैं वहां पे। अब लिखेंगे हम लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी के नियम, ऊष्मागतिकी के नियम, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें लिखेंगे हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का, ऊष्मागतिकी का शून्यता का नियम, ऊष्मागतिकी का शून्यता का नियम, लॉज, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो ये जो लॉ है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इस पर आते हैं अभी हम। तो ये लॉ हमें क्या बता रहा है, हमें बेटा इसमें कुछ नियम पढ़ने हैं थर्मोडायनामिक्स का। जीरोथ लॉ, पहला नियम, दूसरा नियम, दूसरा नियम में भी 2 स्टेटमेंट पढ़नी है, और तीसरा नियम। ठीक है, बिल्कुल एंड में जा रहे हैं इस चैप्टर के। यानी समझो कि अगर आज की क्लास में नहीं तो नहीं, तो कल की क्लास के शुरुआत के आधे 1 घंटे के अंदर ही ये मामला हमारा खत्म हो जाएगा थर्मोडायनामिक्स का जो चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा इसने, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इन्होंने कहा कि भाई अगर मान लो कि 2 सिस्टम जो है, ये ए और सिस्टम बी, ये मान लो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये तापीय संतुलन में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि इनके अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम बन गया, तापीय संतुलन बन गया है, ना तो ये से हीट ले रहा है ना ये से हीट दे रहा है, यानी कि इनमें थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो अगर सिस्टम ए सिस्टम बी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बेटा जो सिस्टम ए है ये कोई सिस्टम सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में ही है, यानी कि जो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तापीय संतुलन में, ये आपस में हीट का आदान प्रदान नहीं कर रहे। और जो ए और सी है ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी ये भी आपस में हीट का आदान प्रदान नहीं कर रहे। तो अगर ऐसा हो कि ए जो है वो बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, और सेपरेटली अलग से ये ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ना तो यह भी ताप का संतुलन बना हुआ है, उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा, यहाँ भी ताप का संतुलन बना हुआ है, तो 100% अगर ये ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो 100% ये बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, तापीय संतुलन में होंगे। यानी कि अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये आपस में ताप के संतुलन में हीट ना ले रहे ना दे रहे, ये भी आपस में ना हीट ना ले रहे ना दे रहे, तो बी और सी भी आपस में हीट ना तो लेंगे ना देंगे, ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होंगे। ये शून्यता का नियम है कि इफ सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम with system B and separately in thermal equilibrium with the system C, then definitely system B and C will also be in thermal equilibrium। यदि निकाय A निकाय B के साथ तापीय संतुलन में है और अलग से निकाय ए निकाय सी के साथ भी तापीय संतुलन में है, तो ये बी और सी भी आपस में तापीय संतुलन में ही होंगे। इसे निकल के क्या आएगा अभी हम बताएंगे आपको, पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे इसकी। इफ सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी एंड ऑल्सो separately in thermal equilibrium with system C, then definitely की स्पेलिंग से लिखी है मैंने, then definitely system A and C will also be in thermal equilibrium with each other। इसने लिखा कि दोबारा सुनेंगे इंग्लिश वाला, फिर हिंदी लिखाऊंगा। इफ सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी एंड ऑल्सो सेपरेटली in thermal equilibrium with system C, then definitely system B and C will also be in thermal equilibrium with each other। हिंदी में लिखेंगे, यदि निकाय A निकाय B के साथ, यदि निकाय B के साथ तापीय संतुलन में है, यदि निकाय A निकाय B के साथ तापीय संतुलन में है और निकाय A अलग से भी निकाय C के साथ तापीय संतुलन में है, में है A
सॉरी देन और अलग से भी निकाय ए निकाय सी के साथ तापीय संतुलन में है, तो निकाय बी और सी भी आपस में तापीय संतुलन में होंगे। ठीक है, अब देखो ये बेटा पेपर में ये कहानी तो पूछेगा नहीं आपसे कि एक भाई सीधी सी बात है ये वाला। वैसे मान लो मैं कह दूं कि अगर दो व्यक्तियों के पास बराबर पैसे हों तो ना कोई किसी से पैसे लेगा ना किसी से पैसे देगा। भाई एक के पास पैसा ज्यादा है एक के पास कम है तो ज्यादा वाला कम वाले को देगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं कह दूं कि दो व्यक्ति है वो पैसों का आदान प्रदान नहीं करेंगे अगर उनके पास बराबर पैसा हो, यानी अगर ए और बी आपस में पैसों का लेन देन नहीं कर रहे, यानी कि इनके पास बराबर पैसा है तो अगर इसके पास 500 रुपए तो इसके पास भी 500 रुपए ही है। अगर ए और सी भी आपस में पैसों का लेन देन नहीं कर रहे, यानी इनके पास बराबर पैसे हैं, इसके पास 500 तो इसके पास भी 500 ही होंगे। तो आप खुद देख लो भाई यहाँ पे इसके पास 500 इसके पास 500 इसके पास 500 इसके पास 500, तो यहाँ भी तो 500 ही है, तो ये भी तो आपस में पैसों का लेन देन नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमें पता क्या पता चलता है कि अगर ये सिस्टम आपस में अगर हीट का आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं, तापीय संतुलन में है, तो संतुलन कब बना रहेगा कि ना एक दूसरे को हीट दे रहा ना हीट ले रहा, यानी इनके पास कोई चीज तो सेम होगी। वो चीज सेम क्या है जिसकी वजह से ये तापीय संतुलन में बने हुए हैं? बेटा वो चीज होती है टेम्परेचर, तापमान। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट है, तापमान का जो कॉन्सेप्ट है, वो किस नियम से दिया जाता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। भाई आप एक चीज बताओ, अगर मैं कह दूं कि इसका टेम्परेचर 20 डिग्री है और इसका भी 20 ही है, तो यानी कि तापीय संतुलन में होंगे। भाई ना ये हीट लेगा ना देगा, तापीय संतुलन बना हुआ है। अगर ये ए सी के साथ भी तापीय संतुलन में है, यानी इसका तापमान भी 20 ही होगा, तो ये भी तापीय संतुलन में है, तो 100% यहाँ भी तो 20 ही है, तो ये भी तापीय संतुलन में ही रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जो टेम्परेचर है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, ये कहानी कोई नहीं सुन रहा पेपर में कि ए बी के साथ तापीय संतुलन में है और ए सी के साथ भी है, तो बी और सी क्या होंगे? ये भी 100% होंगे। भाई तापीय संतुलन में क्यों है? दोनों के तापमान सेम। ये क्यों है? इनके दोनों के सेम। अगर ये सेम और ये सेम है तो यहाँ पे भी तो सेम ही बन गया, तो ये भी तापीय संतुलन में होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ the concept of temperature, the concept of temperature is given by जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हिंदी में लिखेंगे तापमान का कॉन्सेप्ट उष्मागतिकी के शून्यता के नियम से दिया जाता है। तापमान का कॉन्सेप्ट उष्मागतिकी के शून्यता के नियम से दिया जाता है। समझ में आई बात? है तो पेपर में आपको ये लाइन याद रखनी है कि कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर दो चीजें संतुलन में तभी रह सकती हैं जब दोनों के पास कोई चीज सेम हो। अगर एक चीज कम एक चीज ज्यादा होगी तो कुछ ना कुछ आदान प्रदान होगा। तो यहाँ पे अगर दोनों संतुलन में बनी हुई हैं तो उनके पास कोई चीज तो सेम होगी ही। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास में देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी का पहला नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, एक ही बड़ी बीमारी है बच्चों में, इसकी वैलिडिटी बढ़वा दो उसकी वैलिडिटी बढ़वा दो। यहाँ पर ऐसा नहीं होता बाकी जगह। यहाँ पे जो वैलिडिटी शुरू में बता दी गई है साल भर की, 9 महीने की, 6 महीने की, 2 साल की, वही रहती है, उसमें कुछ नहीं होगा अलग से। ठीक है सर, पीडब्ल्यूडी को करिकुलम फ्री पढ़ा सकते हैं कि भाई? इसके लिए आपको कॉल सेंटर पे पता करना पड़ेगा, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कंपनी के रूल क्या है इस बारे में। ठीक है, और धनराज भार्गव, इस बारे में हम ऑलरेडी 3-4 बार बात कर चुके हैं, तो बार बार बात नहीं करेंगे। आप शुरू से क्लास में आते तो आपको कमेंट लिखने की आवश्यकता ना पड़ती। ठीक है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी का पहला बेटा इंपोर्टेंट है। इसकी एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कम से कम 7-8 बार तो मैं देख चुका हूं अलग अलग एग्जाम में। उष्मागतिकी का पहला नियम। तो मान लो कि आपके पास एक कंटेनर में ये कोई गैस भरी हुई है। ठीक है, एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने गैस भर दी है और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है जो मूव कर सकता है। पिस्टन मैंने बताया था इंजेक्शन होता है ना, इंजेक्शन, तो इंजेक्शन को आप ऐसे करते हैं, अंदर बाहर करते हैं, तो पिस्टन होता है वो जो मूव कर सकता है, अंदर बाहर की तरफ चल सकता है। तो ये पिस्टन है, अगर आप इसे ऐसे पकड़ेंगे तो अंदर को दबा सकते हैं, बाहर को निकाल सकते हैं, ये पिस्टन है। तो मान लो कि बेटा मेरे पास में एक कंटेनर के अंदर मैंने कुछ गैस भर दी और मैंने यहाँ पे क्या किया, हीट दी।
उष्मा, तो मान लो कि मैंने डेल्टा क्यू उष्मा दी, हीट दी, गैस जला दी, हीट दे दी, उष्मा दे दी, जैसे हीट मिलेगी तो इस हीट का कुछ पार्ट कहाँ पे खर्च होगा भाई, जो अंदर, जो इसके अंदर गैस भरी थी, उसके गैस के जो मोलिक्यूल्स हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करते उनकी क्या होगी, कल हमने क्लास में पढ़ा था कि टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा तो गैस के जो मोलिक्यूल्स है ज्यादा तेजी से नाचेंगे, यानी उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उनकी औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। बताया था ना कल कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, या जैसे मैंने कहा था कि उसे इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा भी कहते हैं। तो मान लो अगर आपने ऐसे 100 जूल उष्मा दी, तो इस 100 जूल में से हो सकता है कि 30 जूल तो अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो 100 जूल में से 30 जूल तो केवल अपनी इंटरनल एनर्जी, अपनी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में ही खर्च कर लें, तो उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी आगे जाते तेजी से नाचेंगे। मान लो पहले कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स थे 100, वो ऐसे हिल रहे थे, टेम्परेचर कम है, आराम आराम से हिल रहे हैं, जैसे उन्हें हीट मिली, एनर्जी आ गई तो तेजी से हिलेंगे वो। भाई हम भी अगर मान लो कि 2 दिन खाना ना दे कोई, चुपचाप पड़े रहेंगे ऐसे, लेकिन जैसे कहीं से खाना वाना मिलेगा, जूस वूस मिलेगा, एनर्जी आएगी, तो सोचेंगे अच्छा यार ये काम कर लें, बाहर भी जाएंगे, थोड़ा खेल भी लें। तो ऐसे ही क्या होगा, जब किसी कंटेनर में कोई गैस भरी है, अगर आपने उसे 100 जूल एनर्जी दी, इस 100 जूल एनर्जी का कुछ हिस्सा तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं अपनी इंटरनल एनर्जी, अपनी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में खर्च कर लेंगे। इंटरनल एनर्जी को हम लिखते हैं यू से। अब 100 में से 30 जूल तो यहाँ चली गई, तो बचा 70 जूल। 70 जूल से क्या करेंगे, उससे कुछ वर्क, कुछ कार्य करेंगे। तो क्या करेंगे, जब इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो कुछ हिस्सा तो उन्होंने इंटरनल एनर्जी के रूप में खर्च कर लिया, कुछ क्या करेंगे, इस पिस्टन पर टक्कर मारेंगे और ये यहाँ की जगह से मूव करा के यहाँ पे लेके आ जाएंगे, इसे मूव करा देंगे। मान लो कि अभी यहाँ पर था, ये कुछ देर के बाद हो सकता है कि आपको यहाँ पर दिखाई दे, जो पिस्टन है ये मूव होकर, पहले यहाँ पे था ये वाला, अभी यहाँ पे यहाँ आ गया, यानी कुछ काम इस 100 जूल एनर्जी में से 30 जूल तो उन्होंने इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली और 70 जूल किस में खर्च कर दिया, वर्क करने में, कार्य करने में। तो थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम कहता है कि अगर किसी सिस्टम को, किसी निकाय को उष्मा हीट दी जाए तो उस हीट का कैसे कैसे वो यूज करेगा, उस हीट का, उस उष्मा का कुछ हिस्सा तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में खर्च होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च होगा, और कुछ हिस्सा क्या होगा, वर्क करने में, कार्य करने में। जैसे वर्क क्या किया जाएगा, इस पिस्टन को मूव करा दिया जाएगा। अभी पिस्टन यहाँ थी, ये जो व्हाइट कलर दिख रहा है आपको, यहाँ पे थी, अब ये उठ के पिस्टन यहाँ पर आ गई, ऊपर की तरफ आ गई। तो यहाँ पे ये क्या है बेटा, हमारे पास में डेल्टा क्यू है, हीट गिवन, जो आपने हीट दी है उष्मा दी है, गिवन हीट लिख लो, दी गई उष्मा। डेल्टा यू क्या है, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। और डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, किया गया कार्य, किया गया कार्य, ठीक है। अब यहां पर ये पहले के स्टेटमेंट लिख लेंगे, तो जब पेपर में क्या आएगा मैं आपको बताऊंगा, पहले ही लिख लो। हाँ, फ्लूइड के लिए पास्कल का नियम भी काम करता है। हम्म। अच्छा, दूसरी चीज, अभी बेटा, अभी मैंने आपको बताया पेपर में क्या आएगा, वो अब उस पर आते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने कहा कि भाई अगर आपने एक सिस्टम को हीट दी 100 जूल की, और उस 100 जूल में से 30 जूल खर्च होगी आंतरिक ऊर्जा में, तो 70 जूल क्या करेगी, वर्क करेगी, कार्य करेगी। तो ये हमें पता क्या बता रहा है, थर्मोडायनामिक्स का जो पहला नियम है ये हमें बता रहा है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, ऊर्जा के संरक्षण के नियम के बारे में, एनर्जी कंजर्वेशन के। यानी कि अगर आपने 100 जूल एनर्जी दी, उसमें 30 जूल अगर आंतरिक ऊर्जा में चेंज कर रही तो 70 जूल काम करेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने दी 100 जूल, उसमें से 30 जूल ने तो इंटरनल एनर्जी चेंज करी और 50 जूल ने काम किया तो 20 जूल गायब हो गई। भाई एनर्जी को तो हम डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते ना। ऐसा होगा कि हमने दी 100 जूल एनर्जी, 30 जूल ने इंटरनल एनर्जी बढ़ाई और 90 जूल ने कार्य कर दिया 120, तो 20 जूल एक्स्ट्रा कहां से आ गई। तो जितनी हीट देंगे उस हीट का कुछ हिस्सा आंतरिक ऊर्जा चेंज करने में खर्च होगा और कुछ हिस्सा क्या होगा, कार्य करने में। भाई हमने पढ़ा है कि ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय। तो जो हीट देंगे ना तो गायब होगी, ना वो बढ़ेगी, ना एनर्जी क्रिएट होगी, ना डिस्ट्रॉय। बस एक एनर्जी को हम दूसरी एनर्जी में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो एनर्जी दी उसका कुछ हिस्सा आंतरिक ऊर्जा के रूप में बदल गया और कुछ कार्य करने में बदल गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या लिखना है उसे समझो ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम इंपॉर्टेंट लिखकर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics is an
एग्जाम्पल ऑफ, इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा इस सब बच्चे जो भी आज क्लास में आ गए, इस लाइन को याद करके निकलना है आपको, तो क्लास में आना सफल हो जाएगा। ऊष्मा गतिकी का पहला नियम, ऊष्मा गतिकी का पहला नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण है। ऊष्मा गतिकी का पहला नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ठीक है, और एक मैंने क्या बताया इससे पहले कि जीरोथ लॉ है, शून्यता का नियम, वो क्या बताता है कि तापमान का कॉन्सेप्ट है, या लिख लो हिंदी वाले पूरा लिख सकते, तापमान की अवधारणा, तापमान की अवधारणा यानी कि तापमान का कॉन्सेप्ट जो है, तापमान की अवधारणा उष्मागतिकी शून्यता के नियम से दी जाती है। तो आपको जीरोथ लॉ में याद रखना है कि टेम्परेचर कॉन्सेप्ट फर्स्ट लॉ से मिला, और सेकंड जो जीरोथ लॉ से, और ये जो उष्मागतिकी का पहला नियम है एनर्जी कंजर्वेशन का। चलो कल की क्लास में पूरा हीट आपका खत्म हो जाएगा, कल आपकी आखिरी क्लास होगी हीट की। तो एक बैच जो है हमारा बैच नंबर 28, उसमें हीट जो है वो लास्ट चैप्टर बचा हुआ था, तो उनका कल रंगारंग कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। कल हीट के हम आखिरी क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड नियम, थर्ड नियम पढ़ेंगे, और कुछ बात हम और कराएंगे आपको, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे कल की क्लास में। ठीक है, हाँ, जिस क्लास में जो बचा है वो बता देंगे। अभी मैंने आपके बैच का नाम लिया ही नहीं है। कौन सा बैच? मैंने बैच नंबर 28 कहा है निखिल, तुम्हारा बैच 28 थोड़ी ना है, हैं? हमने कहा कि बैच नंबर 28 की लास्ट क्लास है कल। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम कल। ठीक है, बाय, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।